हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय सुखाधिकार अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सुखाधिकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, सुखाधिकार के प्रकार क्या हैं, इसको कौन अधिरोपित करेगा, कौन अर्जित करेगा और कैसे अर्जित करेगा, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सुखाधिकार की अगर हम परिभाषा को देखें तो उसे हम सबसे पहले प्राचीन परिभाषा, फिर लॉर्ड फिशर ने क्या परिभाषित किया है, उसमें अमेरिकन विचारधारा क्या है, हाल्सबरी साहब ने क्या कहा है और सेक्शन 4 में किस तरीके से परिभाषित किया है, इसकी चर्चा करेंगे। सुखाधिकार की सबसे प्राचीनतम परिभाषा टर्मस डी लॉले नामक पुस्तक में दी गई है, जिसके अनुसार सुखाधिकार एक विशेषाधिकार है जो एक पड़ोसी दूसरे पर लिखित या चिरभोग द्वारा बिना लाभ के उसकी भूमि पर रास्ते अथवा कुंड के रूप में अथवा इसी प्रकार के रूप में रहता है। ये जो बात कही गई है ये टर्मस डी लॉले नामक पुस्तक में सुखाधिकार को परिभाषित करते हुए कही। इसी चीज को अगर हम लॉर्ड फिशर की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी वर्सेस फाउलर 1892 के मामले में लॉर्ड फिशर ने कहा कि सुखाधिकार ऐसे कुछ अधिकार हैं जिनको एक व्यक्ति ऐसी भूमि पर रखता है जो उसकी नहीं है। बहुत स्पष्ट परिभाषा है, यानी एक ऐसी भूमि पर कोई अधिकार अर्जित हो जाना जो आपकी नहीं है, वो सुखाधिकार है। अगर इसको आप अमेरिकन विचारधारा में देखें तो सुखाधिकार स्वतंत्रता, विशेषाधिकार और लाभ रहित सुविधा है जो किसी संपत्ति के स्वामी को अन्य की भूमि पर प्राप्त हो जाता है। ये अमेरिकन विचारधारा थी। इसी बात को हाल्सबरी साहब ने कहा अपनी पुस्तक लॉज ऑफ इंग्लैंड में कि सुखाधिकार भिन्न स्वामित्व की अन्य भूमि को विशिष्ट ढंग से उपयोग में लाने अथवा अन्य भूमि के स्वामी को उसकी भूमि को विशिष्ट ढंग से उपयोग में लाने से रोकने के लिए भूमि से अनुबद्ध अधिकार है। यानी किसी स्वामी को किसी अन्य की भूमि को उपयोग में लाने या किसी अन्य को अपनी भूमि में उपयोग में लाने से रोकने का अधिकार है। अगर इसी चीज को सामंड के अकॉर्डिंग देखें तो सामंड महोदय ने कहा कि सुखाधिकार वह वैध अधिसेविता है जो एक भूखंड में लाभ हेतु अन्य भूखंड पर लागू किया जाता है, परंतु यह वह अधिसेविता नहीं है जिसे लाभ कहते हैं। अगर आप इन विचारधाराओं को देखें तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि सुखाधिकार किसी दूसरे की भूमि पर कुछ करने का अधिकार है या कुछ ना करने का अधिकार है। यानी एक संपत्ति के अचल संपत्ति के स्वामी को उससे संलग्न किसी अन्य स्वामी की अचल संपत्ति पर कुछ करने या ना करने का अधिकार है। यही बात भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 4 में कही गई है। धारा 4 कहती है कि सुखाधिकार वह अधिकार है जिसे किसी भूमि का स्वामी उस भूमि के हितकर उपयोग के लिए किसी ऐसी भूमि पर रखता है जो उसकी ना हो। ऐसा अधिकार कुछ करने या निरंतर करने के लिए अथवा किसी कार्य को रोकने या निरंतर रोकने के लिए होता है। अब अगर इस धारा 4 को प्राचीन परिभाषा, सामंड की परिभाषा, हाल्सबरी, अमेरिकन विचारधारा, इन सब परिभाषाओं को आप निचोड़ में देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि सुखाधिकार किसी भूमि के स्वामी को अपनी भूमि का बिना विघ्न के स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने का अधिकार है। अब यहाँ दो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, एक स्वामी अपनी संपत्ति का मालिक और एक स्वामी जो किसी दूसरी संपत्ति का मालिक है। इसको सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन्हें क्या कहा गया, एक अधिष्ठायी और एक अनुसेवी, दो शब्द प्रयोग किए गए। तो अधिष्ठायी संपत्ति एवं अधिष्ठायी स्वामी कौन है? वह भूमि जिसके लाभप्रद उपयोग के लिए अधिकार विद्यमान है वो अधिष्ठायी संपत्ति कहलाती है और उसका स्वामी अधिभोगी या अधिष्ठायी स्वामी कहलाता है।
दूसरी स्थिति बनी कि अनुसेवी संपत्ति एवं स्वामी, वह भूमि जिस पर भार अधिरोपित है वो अनुसेवी संपत्ति है और उसका स्वामी या अधिभोगी अनुसेवी स्वामी कहलाता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमको किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त है तो दूसरा जो संपत्ति और स्वामी होगा वो अनुसेवी संपत्ति और स्वामी होगा, और हम हैं जो प्राप्त है वो हम अधिष्ठायी संपत्ति है और अधिष्ठायी स्वामी। अब इसके आवश्यक तत्व को देखें तो यही बात से निकल के आ जाती है। इसके आवश्यक तत्व को देखें तो न्यायिक निर्णय के माध्यम से एक केस हुआ था सी मोहम्मद बनाम अनंतचारी, AIR 1988, एक केरला का केस है। इस केस में सुखाधिकार के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं इसकी चर्चा की गई है। संपत्ति अधिष्ठायी एवं अनुसेवी हो। अब तो आप क्लियर हो रहे होंगे कि संपत्ति दो होती है, एक व्यक्ति जो स्वयं संपत्ति का स्वामी है और दूसरी स्वामी की संपत्ति पे वो अधिकार रखता है। तो दो संपत्ति अधिष्ठायी एवं अनुसेवी हो, दोनों के स्वामी अलग अलग हो, उपभोग अधिष्ठायी संपत्ति के हितकर उपयोग के लिए हो, अधिष्ठायी संपत्ति से सुखाधिकार जुड़ा हो। अधिष्ठायी संपत्ति को क्लियर आप समझिए कि जो व्यक्ति अधिकार का दावा करता है वो अधिष्ठायी स्वामी है और उसकी संपत्ति अधिष्ठायी संपत्ति है, और जिस व्यक्ति पर दावा करता है या जिस संपत्ति पर दावा करता है वो अनुसेवी संपत्ति और अनुसेवी स्वामी है। तो संपत्ति अधिष्ठायी अनुसेवी हो, दोनों के स्वामी अलग अलग हो, उपभोग अधिष्ठायी संपत्ति के हितकर उपयोग के लिए हो, अधिष्ठायी संपत्ति में सुखाधिकार जुड़ा हो, और अनुसेवी संपत्ति पर अधिष्ठायी स्वामी को कुछ करने का अधिकार ना हो, और ऐसा कार्य स्पष्ट रूप में परिभाषित, ऐसा कार्य स्पष्ट हो एवं स्पष्ट रूप में परिभाषित। तो इस प्रकार से ये जो है आवश्यक तत्व हो गए। अब देखा जाए कि सुखाधिकार के प्रकार क्या है। सतत सुखाधिकार एक प्रकार, असतत सुखाधिकार ये दूसरा प्रकार, प्रकट सुखाधिकार, अप्रकट सुखाधिकार, अर्ध सुखाधिकार, आवश्यकता का सुखाधिकार और प्रथा का सुखाधिकार। अब ये इसका सब उपबंध बेसिकली सेक्शन 5 और 6 में किया गया है, धारा 5 और धारा 6 में इसका उपबंध किया गया है। सतत सुखाधिकार क्या है? सतत सुखाधिकार जिसका उपभोग मनुष्य के कार्य के बिना जारी रह सकता है, जैसे पड़ोसी का द्वारा बाधा डाले बिना खिड़कियों से प्रकाश प्राप्त करने या खाके गृह में संलग्न अधिकार एक सतत सुखाधिकार है। यानी इसमें व्यक्ति को कुछ करना नहीं होता है बल्कि अपने आप जारी रहता है। इसी प्रकार से असतत सुखाधिकार वह है जिसके उपयोग के लिए मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोनों को एक लाइन में देखें तो सतत सुखाधिकार के में क्या है कि कार्य आवश्यक नहीं है, और असतत सुखाधिकार के लिए मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रकट सुखाधिकार और अप्रकट सुखाधिकार। प्रकट सुखाधिकार वह है जिसका अस्तित्व किसी ऐसे अस्थायी चिन्ह से दर्शित है जो किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सावधानी से देखने पर दिखाई देगा, और अप्रकट सुखाधिकार क्या है जिसका कोई चिन्ह नहीं है। अगर आप काइंड को की पॉइंट में देखें तो क्या बात निकल के आती है कि जो सतत सुखाधिकार और असतत सुखाधिकार है वो कार्य से जुड़ा है। सतत सुखाधिकार में व्यक्ति को कार्य किए जाने की आवश्यकता नहीं है, और असतत सुखाधिकार में व्यक्ति को कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और प्रकट और अप्रकट सुखाधिकार में चिन्ह की बात कही गई है, यानी जिसमें चिन्ह का होना आवश्यक हो वो प्रकट सुखाधिकार है, और जिसमें चिन्ह का होना आवश्यक ना हो वो अप्रकट सुखाधिकार है। इसी प्रकार से अर्ध सुखाधिकार, आवश्यकता का सुखाधिकार और प्रथागत सुखाधिकार भी एक ये सुखाधिकार का ही प्रकार है। अब इसके लिए बात आती है कि कौन अधिरोपित करेगा, इसको कौन अधिरोपित करेगा। इसके संदर्भ में धारा 8, 9, 10 और 11
ये 4 धाराएं मिलकर इसका उल्लेख करती हैं कि सुखाधिकार का अधिरोपण कौन करेगा। अगर हम धारा 8 की बात करें तो कोई भी व्यक्ति सुखाधिकार अधिरोपित कर सकता है, अधीनस्थ स्वामी अधिरोपित कर सकता है, पट्टादाता एवं बंधक कर्ता अधिरोपित कर सकता है, और धारा 11 में बंधक ग्रहीता की बात कही गई है। 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो सुखाधिकार को अधिरोपित कर सकते हैं। इनका अर्जन कौन करेगा? इनका अर्जन कौन करेगा? 3 लोग हैं। अचल संपत्ति का स्वामी, अचल संपत्ति का स्वामी, सहस्वामी और पट्टा ग्रहीता। अब अचल संपत्ति का स्वामी संपत्ति के हितकर उपभोग के लिए सुखाधिकार अर्जित कर सकता है। इसी प्रकार से जो सहस्वामी है वो संपत्ति के हितकर उपभोग के लिए प्रधान स्वामी की सहमति से या सहमति के बिना दोनों परिस्थितियों में सुखाधिकार अर्जित कर सकता है। जो पट्टा ग्रहीता है वो सामान्यतः सुखाधिकार अर्जित नहीं कर सकता, किंतु एक परिस्थिति है, यदि उसके पास राज्य की दुकान पट्टे पर है और उस दुकान के सामने कोई निर्माण कार्य कराया जाता है जिससे वह दुकान का समुचित उपभोग करने से वंचित हो जाता है, तो वो ऐसा निर्माण कार्य को रोकने के लिए व्यादेश की मांग कर सकता है। और यही बात नाथूलाल एंड अदर्स वर्सेज रामस्वरूप और अन्य 1987 AIR 1987 के मामले में ये बात न्यायालय ने कहा है कि पट्टा ग्रहीता सामान्यतः सुखाधिकार के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, इन परिस्थितियों में वो कर सकता है। इस प्रकार से हम परिभाषा क्या हो गई, आवश्यक तत्व क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसको कौन अधिरोपित करेगा, कौन अर्जित करेगा, और लास्ट पॉइंट की इसका अर्जन कैसे होगा, इसके संदर्भ में धारा 8, 13 का पैरा फर्स्ट, 13 पैरा सेकेंड, 15, 18, 19, 20 में उपबंधित है। धारा 8 क्या कहती है कि सुखाधिकार का अर्जन अनुदान द्वारा किया जा सकता है। धारा 13 पैरा फर्स्ट, सुखाधिकार का अर्जन आवश्यकता द्वारा किया जा सकता है। धारा 13 पैरा सेकेंड, सुखाधिकार का अर्जन अर्ध सुखाधिकार द्वारा किया जा सकता है। धारा 15 कहती है कि सुखाधिकार का अर्जन चिरभोग द्वारा किया जा सकता है। धारा 18 कहती है रूढ़ या प्रथा द्वारा किया जा सकता है। धारा 19 कहती है कि अधिष्ठायी संपत्ति के अंतरण द्वारा किया जा सकता है। और अंत में धारा 20 कहती है कि सुखाधिकार का अर्जन विधि की प्रक्रिया द्वारा या विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में जो सुखाधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें चर्चा किए हैं। इसकी परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व, इसके प्रकार, कौन अधिरोपित कर सकता है, कौन अर्जित कर सकता है और कैसे अर्जित करेगा, इस संदर्भ में ये चर्चा। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।